नमस्कार। आज की चर्चा में हम इतिहास के 1000 साल के सफर पे चलेंगे। हम मध्यकालीन भारत यानी 700 से 1750 ईस्वी के दौर को देखेंगे और ख़ास तौर पे एग्जाम के नज़रिए से समझेंगे कि उस दौर में क्या-क्या बदलाव हुए और हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये दो नक्शे हैं तो एक ही इलाके के, लेकिन इन्हें बनाने में लगभग 600 साल का फर्क है। अब जरा गौर कीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाने का तरीका इन 600 सालों में कितना ज्यादा बदल गया है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। हम बात करेंगे कि इतिहास को देखने का नजरिया कैसे बदलता है, फिर जानेंगे कि इतिहासकारों को जानकारी मिलती कहां से है। हम ये भी समझेंगे कि हाथ से लिखने वालों यानी लिपिकों की क्या मुश्किलें थी, फिर देखेंगे कि इन 1000 सालों में क्या बड़े बदलाव आए, समाज कैसे बदला, और हाँ, सबसे जरूरी, इन सब पर एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो शब्द जो हमें आज बहुत सामान्य लगते हैं, पुराने जमाने में उनके मतलब बिल्कुल अलग हुआ करते थे। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ बात हो रही है हिंदुस्तान शब्द की, कि समय के साथ इसका मतलब कैसे बदला। देखिए, 13वीं सदी में मिन्हाज-ए-सिराज के लिए हिंदुस्तान का मतलब था सिर्फ दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल वाला इलाका, यानी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जमीन। एक तरह से एक पॉलिटिकल टर्म था ये। लेकिन फिर 16वीं सदी में जब बाबर आए तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और यहाँ की संस्कृति को बताने के लिए किया। तो देख रहे हैं मतलब में कितना बड़ा फर्क है, और यहीं से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक टॉपिक है। ये परिभाषा बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम विदेशी या फॉरेनर उसे कहते हैं जो दूसरे देश का हो, लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं था। उस जमाने में परदेसी या अजनबी का मतलब था कोई भी ऐसा इंसान जो आपके गांव, समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो। मतलब एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी विदेशी हो सकता था। ये फर्क कल्चर का था, देश का नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार गुजरे हुए कल की कहानी लिखते कैसे हैं? उन्हें ये सब बातें पता कहां से चलती हैं? चलिए अब उन स्रोतों यानी सोर्सेस की पड़ताल करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। देखिए, इतिहासकारों को जानकारी मिलती है सिक्कों से, पत्थरों पर लिखे शिलालेखों से, पुरानी इमारतों से। ये सब तो पहले भी था, लेकिन 1700 से 1750 के दौर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था लिखित दस्तावेजों का। इस दौर में कागज पर लिखे रिकॉर्ड्स की संख्या और वैरायटी दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। जरा इस सवाल पर सोचिए, कागज 13वीं सदी में ज्यादा महंगा और मुश्किल से मिलता होगा या 14वीं सदी में? जवाब है 14वीं शताब्दी। इस सदी तक कागज सस्ता और आसानी से मिलने लगा था, और इसी आर्थिक बदलाव की वजह से ज्यादा लिखित रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। तो जब इतने सारे दस्तावेज लिखे जाने लगे तो उन्हें सहेज कर रखने की जरूरत भी पड़ी। उस जमाने में अमीर लोग, शासक, मठ और मंदिर इन हाथ से लिखी किताबों यानी पांडुलिपियों को इकट्ठा करते थे, और जिस जगह इन्हें स्टोर किया जाता था उसे ही अभिलेखागार या आर्काइव कहते हैं। चलिए अब इन हाथ से लिखे सोर्सेस को इस्तेमाल करने में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं। ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। देखिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो अगर किसी किताब की और कॉपी बनानी होती थी तो लिपिक यानी स्क्राइब उसे हाथ से देखकर लिखते थे। अब ये काम जितना सीधा लगता है उतना था नहीं। ये बहुत मुश्किल और गलतियों से भरा प्रोसेस था। मान लीजिए किसी लेखक ने अपनी किताब में ये लाइन लिखी, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, और फिर देखे क्या होता है। कोई लिपिक इसकी नकल कर रहा है, और हो सकता है उसकी समझ में लिखावट ठीक से ना आए और वो शिकार को छिपने पड़ ले। बस एक छोटा सा शब्द बदला और पूरा मतलब ही बदल गया। अब सोचिए, जब सैकड़ों सालों तक एक ही किताब की नकल, फिर उसकी नकल और फिर उसकी नकल होती रही होगी, तो ये छोटी छोटी गलतियां जुड़कर कितनी बड़ी बन गई होंगी। और इस तस्वीर से ये चुनौती और भी साफ हो जाती है। उस समय लिखने के अलग अलग स्टाइल थे, जैसे नस्तलीक और शिकस्त। अब नस्तलीक लिपि तो फिर भी जुड़ी हुई और पढ़ने में आसान है, लेकिन शिकस्त लिपि देखिए कितनी घनी और मुश्किल है। तो जाहिर है ऐसी लिखावट को पढ़कर सही कॉपी करना और भी कठिन रहा होगा। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का। उन्होंने 1356 में अपना पहला वृत्तांत लिखा, लेकिन 2 ही साल बाद उन्होंने उसमें कुछ बदलाव करके दूसरा वर्जन लिख दिया।
हुआ ये कि उनका जो पहला ओरिजिनल वृत्तांत था वो कहीं अभिलेखागार में दब गया और इतिहासकारों को वो 1970 के दशक तक मिला ही नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 1000 सालों में वो कौन से बड़े तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव हुए जिन्होंने इस पूरे युग की पहचान बनाई। इस दौर में कई नई टेक्नोलॉजीज आईं जिन्होंने खेती बाड़ी से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल के रख दिया। तो इस दौर में सिंचाई के लिए रहड़ यानी पर्शियन व्हील का इस्तेमाल शुरू हुआ, कपड़े की बुनाई के लिए चरखा आया और लड़ाई में आग्नेयास्त्रों यानी फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। इतना ही नहीं, खान पान में भी बड़े बदलाव आए। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी चीजें इसी दौरान उपमहाद्वीप में आई। और जब नई टेक्नोलॉजी, नई फसलें और नए विचार आते हैं तो जाहिर है समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी गहरे बदलाव आते हैं। इन्हीं आर्थिक बदलावों का नतीजा था कि समाज और भी जटिल होता गया। लोगों के काम धंधे बटे और इसी के साथ नए नए सामाजिक समूह और ऊंच नीच की व्यवस्थाएं बनने लगी। जैसे जैसे समाज में कामों का बंटवारा बढ़ा, लोगों को उनके काम और बैकग्राउंड के आधार पर जातियों या उपजातियों में बांटा जाने लगा। लेकिन हाँ, ये दर्जे कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। किसी जाति के पास कितनी ताकत, असर और जमीन जायदाद है, इस आधार पर समाज में उसका रुतबा बदलता रहता था। तो ये जातियां काम कैसे करती थीं? देखिए, हर जाति अपने सदस्यों के लिए अपने खुद के नियम, कानून बनाती थी। इन नियमों को लागू करवाने का काम जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे हम जाति पंचायत के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने गांव के नियमों का भी पालन करना होता था। चलिए अब इस सारी जानकारी को सीधे एग्जाम से जोड़ते हैं। देखते हैं कि यूपीएससी और सीडीएस जैसी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक टिपिकल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। इसमें सीधे सीधे हिंदुस्तान शब्द के मतलब की बारीक समझ को परखा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मिन्हाज-ए-सिराज ने इसे संस्कृति के लिए इस्तेमाल किया और दूसरा कहता है कि बाबर ने इसे राजनीतिक अर्थ में इस्तेमाल किया। जैसा हमने अभी पढ़ा, ये दोनों ही स्टेटमेंट उल्टे दिए गए हैं, यानी दोनों गलत हैं। इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है। और अंत में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर ज़ियाउद्दीन बर्नी का वो पहला खोया हुआ वृत्तांत ही हमें मिला होता और दूसरा मिलता ही नहीं, तो क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में हमारी आज की समझ वैसी ही होती? शायद नहीं। ये हमें बताता है कि इतिहास का हमारा पूरा नजरिया इस बात पर टिका है कि कौन से सोर्स बचे रहते हैं और कौन से हम खोज पाते हैं।